Chapters 1081 Fang Yuan contributes a plan, 1082 Quality over Quantity, 1083 Feeding Immortal Goo, 1084 Manipulating Mortals, Plotting against the Land Spirit Chapter Start as Chestnut Yak को फैंग युआन ने अपने ही पंजे से नीचे पटक दिया था और उसकी दोबारा ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। 12th हेयर ने चाहे कितने ही तरीके आजमाए, वो इस चेस्टनट याक को दोबारा उठाकर लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाया। यह डेसोलेट बीस्ट कमजोर है और गू इमॉर्टल भी बेकार है। फैंग युआन ने मन ही मन सर हिलाया और अपना इमॉर्टल किलर मूव गायब कर दिया। कुछ ही पलों में वो विशाल उड़ने वाला भालू रोशनी के एक गोले में बदल गया। इस गोले के अंदर से फैंग युआन का फिगर धीरे धीरे बाहर निकला और जमीन पर उतर आया। वे एक बार फिर हार गया। भाई फैंग, तुम सच में कमाल हो। 12th हेयर ने काफी देर तक कोशिश की, लेकिन जब कोई सक्सेस नहीं मिला तो उसने बस फैंग युआन की तरफ अपने हाथ जोड़े और हार मान ली। वो और फैंग युआन पहले भी कई बार प्रैक्टिस मैच कर चुके थे। शुरू में हारने के बाद वो हार नहीं मानता था और जिद पर अड़ा रहता था, लेकिन कई बार हारने के बाद अब उस ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। हार मामूली बात हो गई थी और जीत एक अनोखी बात। 12th ब्रदर, तुम्हें अपने इमोर्टल किलर मूव की प्रैक्टिस और ज्यादा करनी चाहिए। और ये चेस्टनट याक कमजोर और डरपोक है, बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द कोई दूसरा डेसोलेट बीस्ट ले लो, फैंग युआन ने सलाह दी। 12th हेयर ने बार बार सर हिलाया और एक ठंडी सांस ली। ये सब इसलिए क्योंकि ट्रेजर येलो हेवन बैंड है। जब वो खुलेगा मैं तुरंत लड़ाई के लिए एक डेसोलेट बीस्ट खरीदूंगा। इस याक में अब जरा भी जंगलीपन नहीं बचा है। मैं तो पहले ही इससे फेंकने की सोच रहा था, लेकिन एक डेसोलेट बीस्ट खरीदने का खर्चा मुझे खुद उठाना पड़ेगा। यह सेक्ट बनने के बाद बनाया गया रूल है। साय, मेरा बीस्ट एनस्लेवमेंट इमॉर्टल गू भी मेरा नहीं है, मुझे उससे इस्तेमाल करने के लिए भी पे करना पड़ता है। छोड़ो ये सब, मुझे गू रिफाइन करने के लिए वापस जाना है और उन्हें बेचकर इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाने हैं। मिलते ही फैंग युआन ने सर हिलाया। 12th हेयर ने चेस्टनट याक को वापस लिया और जल्दी से चला गया। बढ़िया, मुझे फिर से 20 सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल गए। फैंग युआन ने 12th हेयर की दूर जाती हुई परछाई को देखा। उसके मन में थोड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले कुछ दिनों में उसने सिर्फ 12th हेयर के साथ हाई प्रैक्टिस नहीं की थी, बल्कि उसने दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के साथ भी ऐसी ही मुलाकातें की थी। हालांकि फैंग युआन और 6th हेयर के बीच सीक्रेट ट्रांजैक्शंस पूरे हो चुके थे, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान 6th हेयर का बार बार फैंग युआन के क्लाउड सिटी में आना एक छोटी सी कमी थी। बेशक फैंग युआन ने लंग या सेक्ट ज्वाइन कर लिया था और एक एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर बन गया था, लेकिन उसके और हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के बीच हमेशा एक दीवार सी रही थी। आखिरकार इस वक्त ह्यूमन रेस पावरफुल थी, जबकि हेरी मैन एक तरह के वेरिएंट ह्यूमन द जिन पर इंसानों ने अत्याचार किए थे। फैंग युआन भले ही उनकी साइड पर था, लेकिन हेरी मैन गू इमॉर्टल्स उससे दूरी बनाकर रखते थे। तो 6th हेयर अचानक से खुद फैंग युआन से मिलने क्यों न आएगा? इससे जरूर शक पैदा होता। इस कमी को दूर करने के लिए ट्रांजैक्शन के बाद 6th हेयर ने दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को हल्के से ये बताया कि वो फैंग युआन के पास अपनी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए गया था, क्योंकि शैडो सेक्ट के पिछले अचानक हमले और अभी अभी आई मुसीबतों ने उससे एहसास दिला दिया था कि उसकी बैटल स्ट्रेंथ सच में बहुत कम है। इसलिए उसने ह्यूमन गू इमॉर्टल फैंग युआन से सलाह मांगने का सोचा। अपनी बातों का विश्वास बढ़ाने के लिए 6th हेयर ने दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के साथ प्रैक्टिस मैच किए और उन्हें हरा दिया। 6th हेयर एक जासूस था, स्पेक्ट्रल सोल के स्प्लिट सोल्स में से एक। उसके पास लड़ाई का गहरा अनुभव था और उसका थोड़ा सा इस्तेमाल ही अन सबको आसानी से हराने के लिए काफी था। इस घटना ने हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के छोटे से सर्कल में एक हंगामा मचा दिया, यहां तक कि लंग या लैंड स्पिरिट ने भी इसके बारे में सुना और सबके सामने 6th हेयर के काम को सराहा। उसने तो दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को भी फैंग युआन से गाइडेंस लेने के लिए एनकरेज किया। आखिरकार हेरी मैन गू इमॉर्टल्स की बेहद कम बैटल स्ट्रेंथ हमेशा से लंग या लैंड स्पिरिट के लिए एक चिंता का विषय रही थी। 6th हेयर के बाद दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स भी फैंग युआन के पास गाइडेंस के लिए जाने लगे। थोड़ा सा सोचते ही फैंग युआन 6th हेयर का इरादा समझ गया और उसने दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स का जोश से स्वागत किया, क्योंकि यह फैंग युआन के लिए बिना किसी नुकसान के एक फायदेमंद चीज थी। सबसे पहले वो एक लंबे समय तक लंग या सेक्ट पर निर्भर रहने वाला था, ताकि वो और आसानी से कल्टिवेट कर सके और ट्रिब्यूलेशंस के दौरान सुरक्षित रहे। इसलिए इन हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना जरूरी था। दूसरा, जैसा 6th हेयर ने सोचा था, फैंग युआन को भी ट्रांजैक्शंस की वजह से बनी कमी को पूरा करने के लिए कोऑपरेट करना था। आखिरी, फैंग युआन को सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत थी,
ए फ्लैट से, अगर वो लंग या सेक्ट की ताकत उधार लेने के लिए लंग या लैंड स्पिरिट की मदद चाहता था, तो वो हमेशा लंग या लैंड स्पिरिट के साथ डील्स नेगोशिएट नहीं कर सकता था। पहले, वो लंग या लैंड स्पिरिट के साथ डील्स इसलिए कर सकता था क्योंकि लैंड स्पिरिट की नज़र उसके लुओपो वैली, डांग माउंटेन और विजडम गू पर थी। लेकिन अब से, लंग या सेक्ट से मदद पाने के लिए सबसे जरूरी चीज सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। ये लंग या सेक्ट का रूल था। यहां तक कि लंग या लैंड स्पिरिट ने भी खुद इसका पालन करने की पहल की थी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने पहले हाई सेक्ट मिशंस जारी कर दिए थे। मिशंस के टाइप्स में मुख्य रूप से हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को उनकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाने में गाइड करना था। लैंग या लैंड स्पिरिट खुद इन मिशंस के लिए आदर्श नहीं था, और फैंग युआन हाई एक लौटा आदर्श उम्मीदवार था। इन पिछले कुछ दिनों में फैंग युआन ने कई हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को गाइड किया और रिस्पांस बेहद जोश भरा था। यहां तक कि जब बाद में आने वाले हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली, तब भी उन्होंने फैंग युआन को दोष नहीं दिया और उल्टा अपनी ही गलतियां ढूंढने लगे। एक तरफ सिक्स्थ एयर ने एक मिसाल कायम की, दूसरी तरफ फैंग युआन को इन हेरी मैन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और उसने अपनी बेहतरीन कम्युनिकेटिव स्किल्स का इस्तेमाल करके उनके साथ जोश से घुल मिल गया, जिससे इन हेरी मैन गू इमॉर्टल्स का फैंग युआन के बारे में इंप्रेशन पूरी तरह बदल गया। और फैंग युआन को इन हेरी मैन गू इमॉर्टल्स की इंफॉर्मेशन कैसे मिली? इसका कारण यह था कि उसने शैडो सेक्ट के साथ अपने ट्रांजैक्शन से लंग या ब्लेस्ड लैंड के बारे में काफी इंटेल हासिल कर लिया था। फैंग युआन ने हिसाब लगाया, इस हिसाब से मेरे सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 140 से ज्यादा हो गए हैं। ये काफी फायदेमंद है। हर बार गाइडेंस देने पर फैंग युआन को 20 सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते थे। पहले, जब फैंग युआन ने डांग माउंटेन, लुओपो वैली और दूसरे रिसोर्सेज उधार दिए थे, तब उसने सिर्फ लगभग 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाए थे। ये 140 सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कुछ फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स एक्सचेंज करने के लिए काफी हैं। ऐसे विचारों के साथ फैंग युआन पहले क्लाउड सिटी की तरफ बढ़ गया। पहले क्लाउड सिटी में उसने लंग या लैंड स्पिरिट को देखा। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को ऊपर से नीचे तक देखा और तारीफ की, वाह, चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू के लायक हाई है। तुम जिस हेरी मैन गू इमॉर्टल में बदले हो, उसमें लगभग कोई कमी नहीं है, जब तक मेन इन्वेस्टिगेटिव इमॉर्टल गू का इस्तेमाल ना करूं। जब फैंग युआन आ रहा था, उसके दिमाग में अचानक एक ब्रिलियंट आइडिया आया, और उसने चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके एक हेरी मैन गू इमॉर्टल का रूप ले लिया। उसका मकसद साफ था, वो लंग या लैंड स्पिरिट की गुड बुक्स में आना चाहता था। लैंग या लैंड स्पिरिट हेरी मेन के शासन की विचारधारा रखता था, और जब उसने फैंग युआन का ये रूप देखा, तो वो खुशी से मुस्कुराया और चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू की तारीफ करने लगा। असल में, उसकी नज़र में फैंग युआन की इज्जत और बढ़ गई थी। फैंग युआन ने, हालांकि, एक आह भरी और दुखी आवाज में बोला, ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी पूरा नहीं है। भले ही मेरे पास चेंज फॉर्म इमॉर्टल गू है, मेरे पास एवरलास्टिंग इमॉर्टल गू की कमी है। अगर मेरे पास एवरलास्टिंग इमॉर्टल गू होता, तो मैं पूरी तरह से एक हेरी मन में बदल सकता था और सच में लंग या सेक्ट का मेंबर बन जाता। लॉर्ड फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, आप शायद नहीं जानते, लेकिन इन दिनों दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के कांटेक्ट में रहने के बाद मैं दिल से हिल गया हूं। ह्यूमन गू इमॉर्टल्स चालक और एक दूसरे से सतर्क रहते हैं, लेकिन हेरी मैन सीधे सादे और सच्चे हैं, एकजुट, गर्मजोशी और मिलनसार। यही तो एक असली घर है। मैं अब इस जगह से दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। लैंग या लैंड स्पिरिट जोरों से हंसा और बार बार फैंग युआन का कंधा थपथपाया। फैंग युआन, ऐसी समझ रखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर उस पता चलता कि फैंग युआन ने कुछ दिन पहले हाई शैडो सेक्ट के साथ ट्रांजैक्शन किया था और जासूस के बारे में रिपोर्ट नहीं किया, तो वो फैंग युआन, इस धोखेबाज साथी को जिंदा चीर देता। लेकिन अफसोस, लंग या लैंड स्पिरिट को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं इन पिछले दिनों में तुम्हारे कामों को देख रहा हूं। तुमने इन बच्चों को गाइड किया है और उनकी बैटल स्ट्रेंथ को काफी बढ़ाया है, खासकर सिक्स्थ एयर की। अच्छा, बहुत अच्छा। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे बारे में दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल से बहुत सी अच्छी बातें सुन रहा हूं। आह, तुम इस बार किस काम से आए हो? लैंग या लैंड स्पिरिट ने पूछा। मैं कुछ सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स एक्सचेंज करना चाहता था। फैंग युआन ने जवाब दिया, ये तो छोटी सी बात है। जब तक तुम्हारे कंट्रीब्यूशंस काफी हैं, फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स एक्सचेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने हाथ हिलाते हुए खुलकर कहा। फैंग युआन ने हिचकी चेन का नाटक किया। लंग या सेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में मेरी एक बहुत छोटी सी राय है। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। बताओ, मैं सुन रहा हूं।
लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपनी आंखें छोटी करते हुए मुस्कुराकर कहा। फैंग युआन बोला, इन पिछले दिनों में कई हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के साथ प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने कुछ चीजें महसूस की। उनकी बैटल स्ट्रेंथ को तुरंत बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उन्हें कैसे बढ़ाएं यह प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सभी मुख्य रूप से रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करते हैं, और हालांकि रिफाइनमेंट पाथ में भी ऑफेंसिव मेथड्स होते हैं, ये दूसरे पाथ्स की ऑफेंसिव पावर से कम है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सर हिलाया। फैंग युआन की बातें उसके कोर प्रॉब्लम्स पर चोट कर रही थी। वो आहें भरने से खुद को रोक ना सका। यही तो है जिसके बारे में मैं चिंतित हूं। फैंग युआन ने जारी रखा, असल में बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ? हाँ। फैंग युआन ने अपनी स्पीड धीमी की, फिर आगे बोला, सभी गू कल्टिवेशन पाथ्स में सबसे तेजी से बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले पथ की बात करें तो वो ब्लड पाथ है। लेकिन ब्लड पाथ बेहद खतरनाक है और दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसकी रेपुटेशन बहुत खराब है और सब इससे नफरत करते हैं। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड पाथ कल्टिवेशन थोड़ा सा भी हाई हो गया तो उनका नाम हेवनली कोर्ट के डेमन जजमेंट बोर्ड में जुड़ जाएगा और इससे हम एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए ब्लड पाथ अच्छा आइडिया नहीं है। तुम सही कह रहे हो, लैंग या लैंड स्पिरिट ने स्वीकार किया। असल में वो भी ब्लड पाथ से डरता था। अगर हेरी मैन गू इमॉर्टल्स ने ब्लड पाथ कल्टिवेट किया तो यूज चिंता थी कि इससे लंग या सेक्ट में आपसी झगड़े और विवाद हो सकते हैं। फैंग युआन ने विश्वास के साथ कहा, ब्लड पाथ के अलावा जो पथ सबसे तेजी से बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का थ्रेशहोल्ड बहुत कम है। इसके इमॉर्टल किलर मूव्स के लिए भी कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। हर तरह का ट्रांसफॉर्मेशन एक इमॉर्टल किलर मूव है। नॉर्मल इमॉर्टल किलर मूव्स के लिए कम से कम कुछ सालों का ट्रायल एंड एरर लगता है। अच्छा, और लंग या सेक्ट में इमॉर्टल गू रेसिपीज की बड़ी संख्या है, जिसमें कई ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज भी शामिल हैं। हमारे पास बहुत सारी इमॉर्टल गू रेसिपीज हैं, लेकिन इमॉर्टल किलर मूव्स बहुत कम हैं। अगर हेरी मैन गू इमॉर्टल्स प्राइमरीली रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करें और सेकेंडरी पथ के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, तो वो अपनी ताकत का फायदा उठा सकते हैं और कमजोरियों से बच सकते हैं। हेरी मैन गू इमॉर्टल्स कठोर नहीं हैं, उनकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाना एक दिन का काम नहीं होगा। अगर वो डेसोलेट बीस्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए तो उनके शरीर और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर वो लड़ाई में कुछ गलतियां भी करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वापस लड़ सकते हैं। यह फायर पाथ और वाटर पाथ जैसे दूसरे पाथ्स की तरह नहीं होगा, जहां शरीर बेहद कमजोर होता है और डिफेंसिव मेथड्स के बिना वो बैटलफील्ड में बेहद खतरे में होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू रेसिपीज को डिड्यूस करना आसान है और उनके इमॉर्टल मटेरियल्स भी आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इमॉर्टल गू को रिफाइन करना भी आसान है। हेरी मैन गू इमॉर्टल्स लड़ने के लिए डेसोलेट बीस्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और ये उनकी हेरी मैन आइडेंटिटी छुपाने का एक तरीका भी हो सकता है। हालांकि लैंग या सेक्ट की नींव गहरी है, पांचों रीजन्स पर अभी भी इंसानों का राज है। जब तक हम कर सकते हैं, हमें खुद को एक्सपोज करने के कम से कम मौके देने चाहिए। चैप्टर 1082 क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लैंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन की तर्क संगत बातों पर बस सर ही हिलाता रहा। रीजनेबल, बहुत रीजनेबल, उसने तारीफ की। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये तो बस मेरी एक छोटी सी सोच है, फैंग युआन ने विनम्रता से कहा। लैंड स्पिरिट सीधे सादे होते हैं। लंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन की विनम्रता को नहीं समझा और सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी सोच नहीं है, ये एक सच्ची समझ है। तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। ये लंग या सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। लंग या सेक्ट के नियमों के अनुसार सिर्फ इस योगदान से हाई तुम्हारा स्टेटस एक लेवल ऊपर जा सकता था, जैसे कि 6th हेयर प्रमोट होकर 5th हेयर बन सकता है। लेकिन तुम अभी एक असली हेरी मैन गू इमॉर्टल नहीं हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ 200 सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हाई मिल सकते हैं। आखिर में लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को देखा और अफसोस से एक ठंडी सांस ली। फैंग युआन ने भी अपने चेहरे पर बेहद अफसोस भरा एक्सप्रेशन दिखाया। वो इस समय सिर्फ एक एक्सटर्नल एल्डर था और उसको कोई मिशन पूरा करने की जरूरत नहीं थी, और हर महीने यूज 10 सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते थे। लेकिन दूसरे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स असली मेंबर्स दी और उनकी मासिक कमाई बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा हेरी मैन गू इमॉर्टल की रैंकिंग जितनी ऊंची होती, उतने हाई ज्यादा सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उन्हें हर महीने मिलते। काश में एक असली हेरी मन बन पाता, फैंग युआन ने पछतावे से कहा। उसके चेहरे पर एक सच्चा और ईमानदार एक्सप्रेशन था, जैसे वो सच में यही चाहता हो। लैंग या लैंड स्पिरिट बोला, दुख की बात है कि ट्रेजर येलो हेवन इस समय बैंड है,
जैसे ही ये खुलेगा मैं बड़े पैमाने पर डेसोलेट बीस्ट्स खरीदना शुरू कर दूंगा। इस बारे में मेरी एक छोटी सी राय है। फैंग युआन ने जल्दी से कहा, यहाँ बहुत सारे हेरी मैनगू इमॉर्टल्स हैं और उनको पालने के लिए चाहे हमारे सेक्ट के एसेट्स कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा यह बिजनेस चलाने का तरीका नहीं है। मेरा सुझाव है कि हम अपने खुद के रिसोर्सेज डेवलप करें। ओह, तुम्हारा क्या सुझाव है? हम ये कैसे करें? लैंग या लैंड स्पिरिट ने पूछा। फैंग युआन ने जवाब दिया, सिंपल है, दूसरे सुपर फोर्सेस की तरह हम 5 रीजन्स में रिसोर्सेस पर कब्जा करें। लैंग या लैंड स्पिरिट के चेहरे पर एक अनिच्छा का भाव आ गया। उसने इस बारे में पहले भी सोचा था और इसके फायदे और नुकसान पर भी ध्यान से विचार किया था, जिसके बाद उसने इसे एक अनचाहा विकल्प माना था। कारण साफ था, हेरी मैन वेरिएंट ह्यूमंस और इस दौर में खुलेआम बाहर नहीं आ सकते थे। हालांकि नॉर्दर्न प्लेन्स में वेरिएंट ह्यूमन फोर्सेस एक साफ उदाहरण था इंकमान सिटी। इस इंकमन सिटी में खुलेआम सिर्फ एक इंकमान गू इमॉर्टल था। और इतिहास में इंकमन सिटी के संस्थापक इमॉर्टल यियान ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ एक समझौता करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। इन 2 कारणों से इंकमान सिटी अनगिनत शक्तिशाली ह्यूमन फोर्सेस के बीच मुश्किल से टिक पाई। अगर लैंग या सेक्ट की फोर्स खुलेआम सामने आती इतने सारे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के साथ, तो ये जरूर ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को यूके साटा, उनकी सीमा का उल्लंघन करता। चाहे वो राइचस पाथ हो, डिमोनिक पाथ हो या लोन इमॉर्टल फोर्सेस, वो इतनी शक्तिशाली बाहरी फोर्स के अस्तित्व को आसानी से बर्दाश्त नहीं करते। लैंग या लैंड स्पिरिट भले ही सीधा साधा हो, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। वो दिल से चाहता था कि हेरी मेन दुनिया पर राज करें, लेकिन वो वर्तमान स्थिति से पूरी तरह अवगत था। लेकिन फैंग युआन ने लैंग या लैंड स्पिरिट की इस प्रतिक्रिया की उम्मीद पहले से ही कर रखी थी। उसने आगे कहा, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, मीन लैंग या सेक्ट को बाहरी दुनिया के रिसोर्सेस के लिए ह्यूमन फोर्सेस से खुलेआम लड़ने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। हम इसके बजाय अन रिसोर्सेस पर कब्जा करने पर ध्यान देंगे जिन पर उन्होंने कब्जा नहीं किया है, और चुपचाप डेवलप करेंगे। लैंग या लैंड स्पिरिट को बात समझ में आ गई। तुम उन खतरनाक फॉरबिडन एरियाज की बात कर रहे हो। नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत विशाल और चौड़ा था, लेकिन बड़े और सुपर फोर्सेस ने पहले ही इसके अंदर पाए जाने वाले कल्टिवेशन रिसोर्सेस को बांट लिया था। जो बचा था वो मुख्य रूप से दास महान भयंकर क्षेत्र थे। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर समझदार हैं। फैंग युआन ने तुरंत प्रशंसा करते हुए थम्स अप दिखाया। दास महान भयंकर क्षेत्र खतरनाक हैं, लेकिन साथ ही उनमें भरपूर अवसर भी हैं। मेरी राय में अर्थ ट्रेंच एक अच्छी जगह है। हम वहां एक टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन सेटअप कर सकते हैं, जिससे हेरी मैन गू इमॉर्टल्स आजादी से ब्लेस्ड लैंड और अर्थ ट्रेंच के बीच आ जा सकें। अर्थ ट्रेंच में अनगिनत डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स हैं। वो हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के लिए अपनी लड़ाई की क्षमता को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट हैं। इसके अलावा इन डेसोलेट बीस्ट्स को मारकर हम उनके शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम इन डेसोलेट बीस्ट्स को पकड़ लेते हैं, तो हम बीस्ट एनस्लेवमेंट इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके उन्हें गुलाम बना सकते हैं और उन्हें हमारी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ब्लेस्ड लैंड की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके लिए एक महत्वपूर्ण घटक टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन था। सही मायनों में एक गू फॉर्मेशन जो गू इमॉर्टल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता हो। लैंग या सेक्ट के पास निश्चित रूप से ऐसा तरीका था, क्योंकि जब फैंग युआन पहले सदर्न बॉर्डर से जल्दी वापस आ रहा था, उसने फंग बोक्लिफ पर टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था ताकि वो अन परेशान करने वाले क्लाउड बीस्ट से छुटकारा पा सके और लंग या ब्लेस्ड लैंड वापस आ सके। अस टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन ने फैंग युआन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। लैंग या लैंड स्पिरिट सोच में डूब गया। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इस पर ठीक से विचार करना होगा। मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा हूं, सेक्ट के महत्वपूर्ण मामले तो आपको ही तय करने हैं, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। अगर मेरे सुझाव में कोई कमी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नरम रहेंगे। फैंग युआन को अच्छे से पता था कि ज्यादा जोर देना नुकसानदायक हो सकता है। उसने टॉपिक बदलकर अनफ्लोइंग लाइट फ्रूट्स पर ले आया जो वो हासिल करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बड़ी मात्रा में फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स के साथ वहां से चला गया। लैंड स्पिरिट से विदा लेकर वो अपने क्लाउड सिटी वापस आ गया और तुरंत इन फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स को व्यवस्थित करने लगा। फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स साधारण फल नहीं थे, वो शुद्ध रोशनी के गुच्छों से बने थे। अगर साधारण लोग उन्हें छूने की कोशिश करते तो वो उनके हाथों से आर पार हो जाते। इन फलों को इकट्ठा करने के लिए खास तरीकों की जरूरत थी। ये फल साधारण फलों की तरह पौधों या पेड़ों पर भी नहीं यूजीटी, बल्कि वो घने ऑरोरा लाइट्स का एक शुद्ध रूप थे। ऑरोरा लाइट्स कई रंगों की होती थी, इसलिए फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स भी वही थे। उनमें लाल, भूरा,
पीला, हरा, काला, नीला, बैंगनी आदि सभी तरह के रंग थे। फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स एटीट्यूड गू का भोजन थे। फैंग युआन ने फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स का एक्सचेंज इसी वजह से किया था। ट्रांजैक्शंस के बाद से फैंग युआन के पास इमॉर्टल गू की संख्या अचानक से एक भयंकर नंबर तक बढ़ गई थी। उसके वर्तमान कलेक्शन की गिनती: रैंक 9 इमॉर्टल गू, विजडम गू। रैंक 8 इमॉर्टल गू, एटीट्यूड गू, विजडम स्वॉर्ड गू। रैंक 7 इमॉर्टल गू, चेंज सोल, स्वॉर्ड आईब्रोज, वेव स्वॉर्ड, स्वॉर्ड एस्केप, कैलेमिटी बेकनिंग। रैंक 6 इमॉर्टल गू, अनरावल मिस्ट्री, वुमेन्स हार्ट, ब्लड एसिड, डार्क लिमिट, डॉग शिट लक, चेंज फॉर्म, स्ट्रेंथ ची, सेल्फ स्ट्रेंथ, फ्लाइंग बेयर स्ट्रेंथ, पुलिंग माउंटेन, पुलिंग वाटर, लैंडस्केप एज बिफोर, मैन एज बिफोर, स्टार आइज। इनमें से बो किंग के स्वॉर्ड पाथ गू वॉर्म्स को रिफाइन करने के लिए फैंग युआन ने यीटियन माउंटेन की लड़ाई से पहले वुमेन्स हार्ट को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में छोड़ दिया था। उसने विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके एक गू फॉर्मेशन बनाया था जिसमें अनरावल मिस्ट्री और वुमेन्स हार्ट दो घटक थे। लेकिन अनरावल मिस्ट्री को शुरुआत में एक्टिवेट होने के बाद फैंग युआन अपने साथ ले गया था। वुमेन्स हार्ट को हालांकि गू फॉर्मेशन में ही रहना था जब तक कि बो किंग के स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू सफलतापूर्वक रिफाइन ना हो जाएं, तभी उस बाहर निकाला जा सकता था। इस वजह से यीटियन माउंटेन की लड़ाई के बाद जब फैंग युआन ने लंग्या सेक्ट का इस्तेमाल करके दोनों ब्लेस्ड लैंड्स के रिसोर्सेस को पूरी तरह से हटाया, वुमेन्स हार्ट को भी लंग्या ब्लेस्ड लैंड ने ले लिया था और आखिरकार वो फैंग युआन के हाथों में वापस आ गया। कनेक्ट लक गू और आयन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ गू, जो मूल रूप से फैंग युआन के द यिंग वू जी ने ट्रेजर येलो हेवन में रख दिए थे, इसलिए फैंग युआन उन्हें ट्रांजैक्शंस के दौरान हासिल नहीं कर पाया। ट्रांजैक्शंस खत्म होने के बाद उन्हें वापस पाना और भी असंभव था। स्टार पाथ गू वॉर्म्स में से सिर्फ स्टार आइज इमॉर्टल गू फैंग युआन के पास वापस आया, जबकि यह एक रहस्य था कि स्टार शूट, स्टार मार्क, स्टारलाइट और स्टार थॉट जैसे दूसरे इमॉर्टल गू यिंग वूजी के हाथों में द या नहीं, उस नहीं पता था कि वो अभी भी मौजूद हैं या नहीं। यीटियन माउंटेन की लड़ाई में जब ग्रेसफुल केओटिक ड्यूल स्टेज टूट गया, उसके कई गू वॉर्म्स नाश हो गए, लेकिन कुछ गू वॉर्म्स अभी भी बचे हुए द जो इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के इमॉर्टल एपर्चर में छूट गए थे। फैंग युआन अन गू वॉर्म्स से बहुत परिचित नहीं था और उनकी शक्ल भी याद नहीं थी। यादों का जाना, और ये भी नहीं जानता था कि उनमें से कितने यंग वूजी ने अपने पास रोक लिए थे। ऐसा नहीं था कि फैंग युआन इन गू वॉर्म्स को वापस नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस बारे में बात करने से पहले ही यिंग वूजी ने ट्रांजैक्शन खत्म कर दिया था। आमतौर पर इमॉर्टल गू के लिए एक नियम था, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मॉर्टल गू को भूल जाओ, बड़ी संख्या में मोर्टल गू को भी गू इमॉर्टल्स पाल सकते थे। इमॉर्टल गू एक गू इमॉर्टल की ताकत को मापने का मुख्य कारक थे। बहुत कम गू इमॉर्टल्स इतने सारे इमॉर्टल गू पालते थे जितने अभी फैंग युआन के पास थे। यहां तक कि कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के पास भी इतने नहीं थे जितने फैंग युआन के पास थे। ये बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा था। अधिकांश गू इमॉर्टल्स के लिए 2 या 3 इमॉर्टल गू होना ही काफी था। स्वाभाविक रूप से यह इमॉर्टल गू उनके रैंक्स के अनुकूल थे। एक इमॉर्टल गू जब बड़ी संख्या में अलग अलग मॉर्टल गू के कॉम्बिनेशंस के साथ मिलता तो अलग अलग इमॉर्टल किलर मूव्स का परिणाम दे सकता था और अलग अलग प्रभाव पैदा कर सकता था जो हमले, रक्षा, गाती, उपचार और अन्य पहलुओं को कवर करते थे। लेकिन सिर्फ एक इमॉर्टल गू काफी नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक इमॉर्टल गू के साथ गू इमॉर्टल एक समय में सिर्फ एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट कर सकता था। अगर उन्होंने एक डिफेंसिव किलर मूव का इस्तेमाल किया तो उनके पास ऑफेंसिव मेथड्स नहीं होंगे या वो अपनी गाती का फायदा खो देंगे और सिर्फ एक पैसिव स्थिति में ही रह सकते हैं। अगर उन्होंने हमले का इस्तेमाल किया तो उनके पास डिफेंसिव मेथड नहीं होगा, जिससे गू इमॉर्टल की स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन डू इमॉर्टल गू के साथ दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके सभी पहलुओं को कवर किया जा सकता था। 3 से ज्यादा इमॉर्टल गू होना एक बोझ बन जाता, आमतौर पर उन्हें ठीक से पाला और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। आखिरकार इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करने के लिए इमॉर्टल एसेंस की जरूरत होती थी। ऐसे कम हाई उदाहरण द जहां किसी ने फैंग युआन की तरह हायर रैंक इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया हो, जैसे कि रैंक 7 इमॉर्टल गू का। इसका कारण यह था कि वो एक खास मामला था और उसके अनुभव गू इमॉर्टल्स की विशाल बहुमत से अलग थे। गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल गू चुनने में बहुत सेलेक्टिव होते थे। वो मात्र के मामले में सिलेक्टिव नहीं थे, बल्कि वो इमॉर्टल गू के प्रकारों की सीमा पर ध्यान केंद्रित और सीमित करते थे। एक फायर पाथ गू इमॉर्टल गू के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। वाटर पाथ या आइस पाथ का इस्तेमाल करना बस मुसीबत मोल लेना होगा। भले ही उनके पास दूसरे पाथ्स के इमॉर्टल गू हों,
उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इमॉर्टल किलर मूव्स के लिए सहायक गू वॉर्म्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इमॉर्टल गू की क्वालिटी को महा टीवी दिया जाता था, उनकी संख्या को नहीं। यह कल्टिवेशन वर्ल्ड में आम ज्ञान था, लगभग सभी गू इमॉर्टल्स इसके बारे में जानते थे। लेकिन फैंग युआन के लिए ये लागू नहीं होता था, क्योंकि उसके पास 95 सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर था। उस अपने इमॉर्टल एपर्चर में जगह की कमी की कोई चिंता नहीं थी। समय की दर भी तेज थी, जिससे अंदर के रिसोर्सेज बेहद तेजी से बढ़ सकते थे। ये सब उसकी क्षमता का हिस्सा थे। फैंग युआन को पहले से ही पता था कि उसके पास बड़ी संख्या में इमॉर्टल गू का बोझ उठाने की क्षमता है। जबकि उसके पास ये क्षमता थी, वो स्वाभाविक रूप से इसका जितना हो सके उतना दोहन करेगा। दूसरा कारण यह था कि फैंग युआन रोज बहुत कामा रहा था, उसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी थी। उसका सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर हर साल 96 बीड्स ऑफ इमॉर्टल एसेंस पैदा करता था। ये एक साल इमॉर्टल एपर्चर के समय के सापेक्ष था। बाहरी दुनिया के समय के हिसाब से उसका एपर्चर हर दिन 16 बीड्स ऑफ इमॉर्टल एसेंस पैदा करेगा। ये संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि 10 एक्सट्रीम फिजिक्स वाले भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। जब फैंग युआन की मासिक आय को शामिल किया जाता तो ये संख्या बाल्टी में एक बूंद के बराबर थी। इसका मतलब था कि फैंग युआन के पास इन इमॉर्टल गू को पालने के लिए पूंजी थी। इसके अलावा लंग या सेक्ट भी था, जिस पर कुछ हद तक भरोसा किया जा सकता था। इन 3 कारणों ने मिलकर फैंग युआन को अपनी लड़ाई की ताकत बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में इमॉर्टल गू पालने के लिए दृढ़ निश्चय बना दिया। और कोई रास्ता नहीं था, चाहे वो हेवेंस विल का सामना करना हो या कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का, फैंग युआन को यह सुनिश्चित करना था कि उसकी ताकत ऊंची हो। एक गू इमॉर्टल की लड़ाई की ताकत ज्यादातर उनके इमॉर्टल गू और इमॉर्टल किलर मूव्स से आती है। वर्तमान में फैंग युआन के पास इमॉर्टल किलर मूव्स कम द और वो विजडम गू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और डिड्यूस करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वो अपनी कोशिशों को सिर्फ इमॉर्टल गू के पहलू में लगा सकता था। फैंग युआन स्वाभाविक रूप से यिंग वूजी की साजिश से अवगत था। यह फैंग युआन पर बोझ बढ़ाने के लिए था कि उसने यह इमॉर्टल गू दिए और यूज शैडो सेक्ट के मूवमेंट्स को प्रभावित करने के लिए समय और ऊर्जा ना मिले। लेकिन फैंग युआन को अपनी लड़ाई की ताकत बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में इमॉर्टल गू की जरूरत थी। उसके पास इन इमॉर्टल गू को पालने की क्षमता और पूंजी भी थी। ये यूएस समय से बिल्कुल अलग था जब वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। 95 सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर सबसे महत्वपूर्ण कारण था। चैप्टर 1083 फीडिंग इमॉर्टल गू। फैंग युआन का ज्यादा ध्यान अपने इमॉर्टल एपर्चर पर था। बड़ी संख्या में लाइट पाथ मॉर्टल गू इधर उधर उड़ रहे थे, फिर फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स को आसमान की तरफ ले जा रहे थे। कई हेवेंस की पैटर्न को चीरता हुआ एक लंबे समय तक उड़ने के बाद यह फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स आखिरकार सबसे ऊंची परत तक पहुंच गए। फैंग युआन का सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर 5 रीजन्स और 9 हेवेंस में बता हुआ था। विचार करने के बाद फैंग युआन ने सारे फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स को सबसे ऊंची परत में स्टोर कर दिया। हालांकि यहां काफी सारे स्पेस पाथ डाउ मार्क्स हैं, मेनलैंड स्पिरिट्स की तरह सीधे स्पेस पाथ डाउ मार्क्स का इस्तेमाल टेलीपोर्ट करने के लिए नहीं कर सकता। आखिरकार एक गू इमॉर्टल और लैंड स्पिरिट में बहुत बड़ा फर्क होता है। लैंड स्पिरिट्स खास जीव हैं जो हेवनली पावर और गू इमॉर्टल के जुनून के मिलने से बनते हैं। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर बेहद विशाल है, लगता है मुझे अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन गू फॉर्मेशन अरेंज करना पड़ेगा ताकि रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने में आसानी हो और अलग अलग रिसोर्सेज के स्ट्रक्चर और लेआउट को एडजस्ट कर सकूं। फैंग युआन की सोच काफी बिखरी हुई थी। अभी सारे फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स एपर्चर की सबसे ऊंची परत में दाखिल हो चुके थे। जिन गू वॉर्म्स को फैंग युआन ने काम पर लगाया था वो फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स को एक खास जगह पर ले आए। पुफ पुफ पुफ, अगले हाईपैल हल्की हल्की आवाजें लगातार गूंजने लगी। फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स एक के बाद एक खुद ब खुद फटने लगे। हर फ्लोइंग लाइट फ्रूट बड़ा नहीं था, लेकिन खुद फटने के बाद वो तेजी से अरोरा लाइट्स में बदल गए जो पूरे आसमान में फैल गईं, अलग अलग रंगों से चमक रही थीं, एक खूबसूरत नज़ारा बना रही थीं। इन फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स का सार संघनित अरोरा लाइट हाई था। फैंग युआन ने इन फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स को एटीट्यूड गू को खिलाने के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन वो इन फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स को फोड़ क्यों रहा था? इसका कारण ये था कि हालांकि इन फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स की मात्रा कम नहीं थी, यह एटीट्यूड गू का पेट भरने के लिए काफी नहीं थी। एटीट्यूड गू एक रैंक 8 इमॉर्टल गू था, हालांकि उसके खिलाने के बीच का समय बेहद लंबा था। हर बार खिलाने के लिए फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स की एक विशाल मात्रा की जरूरत होती थी। गू वॉर्म्स को खिलाते वक्त यह आम बात थी। आमतौर पर गू वॉर्म्स का रैंक जितना ऊंचा होता उन्हें उतना ही ज्यादा खाना चाहिए होता, लेकिन हर बार खिलाने के बीच का अंतर भी बहुत बढ़ जाता। गू वॉर्म्स के कुल 9 रैंक्स द
रैंक 8 सिर्फ रैंक 9 से नीचे था। एटीट्यूड गू को जितना खाना चाहिए था वो स्वाभाविक रूप से एक विशाल संख्या थी। इसलिए फैंग युआन ने ये फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स इसलिए हासिल किए थे ताकि वो उनसे और ज्यादा फल पैदा कर सके। उसने इन फलों का 80% फोड़ दिया। उसने बचे हुए 20% फलों को आसमान में तैरने दिया, उन्हें विशाल अरोरा लाइट्स में पालते हुए। और जिन लाइट पाथ मॉर्टल गू ने फलों को उठाया था, फैंग युआन ने उन्हें वापस बुलाकर स्टोर कर लिया। मेरे सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स शुरू में ज्यादा नहीं थे, लेकिन किसे पता था कि एक सुझाव देने के बाद लंग या लैंड स्पिरिट ने खुद मेरे सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बढ़ा दिए और मेन इनफ्लोइंग लाइट फ्रूट्स की एक अच्छी खासी संख्या एक्सचेंज कर पाया। आगे मुझे बड़ी संख्या में एक मॉर्टल गू, डैज़लिंग लाइट गू लाना होगा ताकि ये अरोरा लाइट्स बढ़ सकें। डैज़लिंग लाइट गू लाल अरोरा लाइट्स पैदा कर सकता था। उन्हें जिंदा रखने के लिए फैंग युआन को उनका खाना यहां डालना होगा, जो कि स्कॉचिंग स्वान स्टोन्स थे। लेकिन ये दोनों हाई लंग या सेक्ट के खजाने में उपलब्ध नहीं थे। फैंग युआन को इस प्लान को अंजाम देने के लिए ट्रेजर येलो हेवन के दोबारा खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा डैज़लिंग लाइट गू अरोरा लाइट्स पैदा करने का सबसे सरल तरीका है, ये बहुत प्रभावी नहीं है। ट्रेजर येलो हेवन में गू इमॉर्टल्स हैं जो फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स बेचते हैं। मुझे याद है कि उनमें से विजिटर कैंशिया, किंग हुइजी और फेरी काइशिया हैं। शायद मैं उनसे गाइडेंस मांग सकता हूं, उनकी समझ खरीदने के लिए एक रकम देकर। लेकिन ये सफल होता है या नहीं, ये उनके फैसले पर निर्भर करेगा। एटीट्यूड गू के भूखा होने में अभी भी काफी वक्त था। फैंग युआन ये सब करके भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहा था। आखिरकार एटीट्यूड गू की भूख बहुत ज्यादा थी, पहले से तैयारी करना बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होगा। अभी फैंग युआन की स्थिति काफी आरामदायक थी। हालांकि उसने बहुत सारे इमॉर्टल गू हासिल कर लिए थे, उनमें से ज्यादातर को खिलाने का समय अभी नहीं आया था। और पहली अर्थली कैलेमिटी अभी कुछ समय पहले ही गुजरी थी, दूसरी कैलेमिटी से पहले अभी भी काफी समय था। फैंग युआन अब अपनी मुख्य प्राथमिकता के रूप में अपने इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। मैंने एटीट्यूड गू के खिलाने की तैयारी कर ली है, लेकिन एटीट्यूड गू मेरा नहीं है, उसके अंदर ही लूलैन की विल है। अभी मुझे पता है कि ही लूलैन ने समझौते को तोड़ दिया है और यंग वूजी की तरफ हो गई है, इसलिए मुझ पर लगे कुछ इन्फॉर्मेशन पाथ रिस्ट्रिक्शंस भी टूट जाने चाहिए। इसका मतलब है कि मैं अब इस एटीट्यूड गू को रिफाइन करके अपना बना सकता हूं। एटीट्यूड गू फैंग युआन की हाल ही की सबसे बड़ी जीत थी। यहां तक कि फैंग युआन ने भी, जब उसने यूएस वक्त लूलैन से गू उधार लिया था, ये नहीं सोचा था कि एक दिन एटीट्यूड गू उसके हाथों में आ जाएगा। लेकिन एटीट्यूड गू को रिफाइन करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि एटीट्यूड गू एक जंगली इमॉर्टल गू नहीं था, ऊपर से ये रैंक 8 था, जबकि फैंग युआन सिर्फ एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था। उसके लिए किसी दूसरे के रैंक 8 इमॉर्टल गू को जबरदस्ती रिफाइन करना न सिर्फ बेहद मुश्किल था, बल्कि अगर उसने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो यह एटीट्यूड गू को नाश्त भी कर सकता था। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जो मुझे दूसरों के इमॉर्टल गू रिफाइन करने में मदद कर सकता है। वो गू फॉर्मेशन जिसके बारे में मैंने पहले सोचा था, मैं यूज अभी के लिए विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन नाम दूंगा। फैंग युआन ने आसानी से एक नाम चुन लिया। यूज इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने गू फॉर्मेशन का नाम अभी रखा। पहले उसने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बोकिंग से कई स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू लूटे और उन्हें रिफाइन करने के लिए उसने विजडम की रोशनी और स्टार थॉट्स का इस्तेमाल करके विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन डिड्यूस किया था। विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसके कोर में वुमेन्स हार्ट और अनरावल मिस्ट्री दी और बड़ी संख्या में सहायक मॉर्टल गू थे। चेंज सोल, स्वॉर्ड आईब्रोज, फ्लाइंग स्वॉर्ड, स्वॉर्ड एस्केप, वेव स्वॉर्ड और रैंक 8 विजडम स्वॉर्ड सभी फैंग युआन ने विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन की मदद से रिफाइन किए थे। लेकिन अभी समस्या ये थी कि विजडम गू फैंग युआन को नहीं पहचानता था, जिसका मतलब था कि वो विजडम की रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो वो विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन कैसे अरेंज करेगा? विजडम की रोशनी लाने के लिए फैंग युआन की सोल को उसके असली शरीर में होना जरूरी था, तभी वो विजडम गू की पहचान हासिल कर सकता था। इसलिए ये समस्या पिछले पॉइंट पर आ गई, जो था फैंग युआन का इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी। एटीट्यूड गू को रिफाइन करके उस पूरी तरह अपना बनाने का प्लान फिलहाल के लिए टाल दिया गया। फैंग युआन का अगला प्लान विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू को खिलाना था। यह इमॉर्टल गू एटीट्यूड गू की तरह ही था, यह भी एक रैंक 8 इमॉर्टल गू था। इसे स्वॉर्ड पद के अंतर्गत और विजडम पद के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया था। विजडम स्वॉर्ड प्यार के धागों को काट देता है। अतीत में स्वॉर्ड इमॉर्टल बोकिंग ने इस इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके अपने शरीर पर लव गू द्वारा छोड़े गए विजडम पाथ डाउ मार्क्स को काटा था,
प्रतिबंधों से छुटकारा पाया था और अपनी आज़ादी वापस हासिल की थी। उसने इसका इस्तेमाल स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी मो याओ को विद्रोह के लिए उकसाने के लिए भी किया था, उस अपने खुद के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। यह विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू एक कमाल का तरीका कहा जा सकता है जिसने बो किंग को अपनी स्थिति का पासा पलटने में मदद की। अभी विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू पहले हाई फैंग युआन द्वारा रिफाइन किया जा चुका था, लेकिन फैंग युआन के लिए इसका इस्तेमाल करना अभी काफी मुश्किल था। फैंग युआन के लिए रैंक 7 इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करना पहले से ही बहुत मुश्किल था। ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का इस्तेमाल करके विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करना, अगर अर्थ पर किसी स्थिति से तुलना की जाए तो शायद एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डबल बैटरी से चलाने जैसा होगा। विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू एक असली रैंक 8 इमॉर्टल गू था और यूज एक्टिवेट करने के लिए रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस की जरूरत थी। इस पॉइंट से कोई भी देख सकता है कि एटीट्यूड गू कितना बेहतरीन था। हालांकि यह भी एक रैंक 8 इमॉर्टल गू था, एटीट्यूड गू को मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक्टिवेट किया जा सकता था और यहां तक कि रैंक 6 गू इमॉर्टल्स द्वारा भी आज़ादी से इस्तेमाल किया जा सकता था। ये लेस देन ग्रेटर देन में दर्ज एक लेजेंडरी इमॉर्टल गू होने के लायक था। विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गू मल्टी कलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स खाता है। ये फूल बेहद विशाल होता है, हर एक मैच्योर मल्टी कलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर एक बड़े आसपास के इलाके को कवर कर सकता है। फूल के मैच्योर होने के लिए उस बड़ी मात्रा में रोशनी, तेज मीठी सुगंध और पल सॉइल की जरूरत होती है। ये मुश्किल बहुत ज्यादा थी, फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स से कई गुना ज्यादा। फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल था, जबकि मल्टी कलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स रैंक 7 थे। अगर फैंग युआन बड़े पैमाने पर मल्टी कलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स उगना चाहता था तो यूज 3 शर्तों को पूरा करना होगा। रोशनी, मीठी सुगंध और पल सॉइल। पहला, रोशनी काफी मुश्किल थी। फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में लगभग 100 या उससे ज्यादा लाइट पाथ डाउ मार्क्स थे, इसलिए वो कुछ रोशनी से भरा हुआ था और उसके इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के डेड एपर्चर की तरह अंधेरा नहीं था। लेकिन यह रोशनी निश्चित रूप से मल्टी कलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स की मांगों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी, जब तक कि वो फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स की ऑरोरा लाइट्स का इस्तेमाल ना करे। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स के लिए उसके प्लान्स पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। रोशनी इस्तेमाल हो जाएगी, वो खपत वाली चीज थी, खासकर जब ऑरोरा लाइट्स का अभी कोई सोर्स नहीं था। सबसे बुनियादी समाधान इमॉर्टल एपर्चर में लाइट पाथ डाउ मार्क्स की संख्या बढ़ाना था। गहरी नींव और संचय वाले लाइट पाथ गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर में अक्सर असीम रोशनी होती थी, लेकिन फैंग युआन के लिए कम समय में यह हासिल करना, इसके अलावा कि अर्थली कैलेमिटी एक लाइट पाथ कैलेमिटी हो, यूज लाइट पाथ गू इमॉर्टल को मारना होगा और उनके डाउ मार्क्स को अब्जॉर्ब करना होगा। पहला वाला हेवंस विल पर निर्भर था, अस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, जबकि दूसरा खतरनाक था और भरोसेमंद भी नहीं था। लड़ाइयां खतरनाक और भयंकर होती हैं। इस समय फैंग युआन ची जई को इसलिए मार पाया क्योंकि उसने फैंग युआन को कम आंका था, उसका पूरा रास्ता पीछा किया। फैंग युआन ने 5 रीजनल माउंटेन रंगे के खास टरेन का भी इस्तेमाल किया और फैमिलियर फेस का इस्तेमाल किया, तब जाकर उसने की जय को मारा, लाश और आत्मा हासिल की। पहली शर्त, रोशनी, सुझाने में सबसे मुश्किल थी। दूसरी दो, मीठी सुगंध और पर्ल सॉइल, हासिल करने के कई तरीके थे। पर्ल सॉइल, खासकर ट्रेजर येलो हेवन में बड़े पैमाने पर बेची जाती थी और महंगी भी नहीं थी। बेशक लंग या ब्लेस्ड लैंड में वो नहीं थे। ऊपर बताए गए प्लान्स सिर्फ एटीट्यूड गू और विजडम स्वॉर्ड गू को खिलाने के द, और उन्होंने पहले हाई फैंग युआन का बहुत सारा समय और ऊर्जा ले ली थी। खुशकिस्मती से रैंक 9 विजडम गू को खिलाने का काम पहले हाई लंग या लैंड स्पिरिट ने संभाल लिया था। विजडम गू का खाना लाइफ स्पैन गू था। फैंग युआन इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, यहां तक कि वो भी उसका खाना लेना चाहेगा। एटीट्यूड गू और विजडम स्वॉर्ड गू के खिलाने के प्लान्स अरेंज हो चुके हैं। अगला नंबर रैंक 7 का होगा चेंज सोल, स्वॉर्ड आईब्रोज, वेव स्वॉर्ड, स्वॉर्ड एस्केप और कैलेमिटी बेकनिंग। फैंग युआन पहले हाई कैलेमिटी बेकनिंग गू को 6 सर वाले सांप के काले खून से खिला चुका था। 6 सर वाला सांप 6 सरों वाला एक डेसोलेट बीस्ट था। फैंग युआन ने एक बार ट्रेजर येलो हेवन में सांप की लाश खरीदी थी, लेकिन अब अपने लंबे समय के प्लान के लिए उसने कई 6 सर वाले सांपों को अपने इमॉर्टल एपर्चर में लाकर उन्हें पालने का इरादा किया। जहां तक दूसरे रैंक 7 इमॉर्टल गू की बात है, उनके खिलाने के प्लान्स के लिए फैंग युआन को ध्यान से व्यवस्था करनी होगी। स्वाभाविक रूप से फैंग युआन ये नहीं भूला कि छूडू के पास अभी भी उसका रैंक 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू था। उस खिलाने की समस्या छूडू को सौंप दी गई थी। वैसे भी छूडू फैंग युआन की ट्रिब्यूलेशन टेक्निक के लिए लालायत था, वो फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू को भूखा कैसे मरने दे सकता था।
इस पहलू में छू डू को फैंग युआन की मदद करते हुए और उसका बोझ कम करते हुए माना जा सकता है। चैप्टर 1084 मैनिपुलेटिंग मॉर्टल्स प्लॉटिंग अगेंस्ट द लैंड स्पिरिट लैंग या ब्लेस्ड लैंड में ब्लैक हेयर किंगडम की राजधानी में आवाजों का शोर था। एक देशव्यापी प्रतियोगिता अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। अरेना पर आखिरी डुगू मास्टर्स एक घमासान युद्ध में थे, जीत के आखिरी सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। लगभग सारे देखने वाले हेरी मैन एक तरफ को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ गु यू फैंग जेंग था। वो एक ह्यूमन गु मास्टर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यूज हेरी मैन का समर्थन नहीं मिलेगा। यहां तक कि ऊंचे मंच से देख रहा ब्लैक हेयर किंग भी तेवर चढ़ाए हुए था। वो नहीं चाहता था कि पहले नेशनल मार्शल कॉन्टेस्ट का आखिरी विजेता एक ह्यूमन गु मास्टर हो। क्या इससे उसका राज्य दूसरे दो राज्यों के लिए हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? ये तक लगेगा कि ब्लैक हेयर किंगडम की प्रतिभाएं कम हो रही है कि एक ह्यूमन गु मास्टर ने आसानी से जीत हासिल कर ली। अगर फैंग झेंग जीत गया तो इसमें कोई शक नहीं कि यह ब्लैक हेयर किंगडम के राजनीतिक हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ब्लैक हेयर किंग ने पहले हाई प्लानिंग कर ली थी और इस लड़ाई में गड़बड़ कर दी थी। आखिरकार यह एक्टिवेट हो गया। ब्लैक हेयर किंग को अचानक खुशी महसूस हुई जब उसकी इल्म में एक तेज रोशनी चमकी। अरेना पर फैंग झेंग को अचानक चक्कर आ गया और वो लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। ये क्या हो रहा है? फैंग झेंग डर से पीला पैट गया और अनजाने में अपने हाथ आगे कर दिए। घड़घड़ाहट, उफानती लहरें हवा में से उठी और उसके प्रतिद्वंदी की तरफ बाधिन। फैंग झेंग का प्रतिद्वंदी एक रैंक 5 फायर पाथ हेरी मैन गु मास्टर था। फैंग झेंग के अचानक शक्तिशाली हमले ने इस हेरी मन को डरा दिया। वो तुरंत हवा में कूद गया ताकि लहर से बच सके। उसके बालों से भरे पैरों के नीचे डू लैंटन जैसी आग की लपटें थीं, जो उस कुछ देर तक हवा में तैरने देती थीं। लेकिन इस वजह से उसने फैंग झेंग पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका खो दिया। फैंग झेंग धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उस अभी भी बहुत चक्कर आ रहे थे। उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन उसने कई मुसीबतों और परेशानियों का सामना किया था, इसलिए अभी उसने अपने एक्सप्रेशंस को काबू में कर लिया था। बाहर से कुछ भी गलत नहीं दिखा रहा था। लहर तेजी से आई और उतनी ही तेजी से गायब हो गई। हेरी मैन गु मास्टर भी जल्दी से नीचे उतर आया। वो कोई फ्लाइंग मास्टर नहीं था, हवा में खड़े रहने से वो एक अच्छा निशाना बन जाता। अभी उसने मजबूरी में पानी की लहर से बचने के लिए ये किया था। अभी वो तुरंत उसकी भरपाई कर रहा था। दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हुए। फैंग झेंग, तुम्हारे खिलाफ किसी ने साजिश की है। मुझे नहीं पता कब, लेकिन किसी ने चुपके से तुम्हारी सोल में एक गु वर्म डाल दिया है। फैंग युआन की विल ने फैंग झेंग को सच बताया। ये कैसे हो सकता है? फैंग झेंग हैरान और गुस्से में था। फैंग युआन की विल ने एक आह भरी, इस सोल पाथ गु वर्म का यूएस मंच पर बैठे ब्लैक हेयर किंग से हल्का सा कनेक्शन है। लगता है उसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। लानत है, लानत है। फैंग झेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आखिरकार उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत भरा एक्सप्रेशन आ गया। क्या हुआ? फैंग झेंग का प्रतिद्वंदी उसके एक्सप्रेशंस को देख रहा था और अचानक उसके एक्सप्रेशंस बदलते देख उसने सोचा कि फैंग झेंग कोई शक्तिशाली मूव तैयार कर रहा है और वो तुरंत पूरी तरह सतर्क हो गया। फैंग युआन की विल ने ताना मारा, अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ब्लैक हेयर किंगडम के बड़े लोग तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। यह मार्शल कॉन्टेस्ट हमेशा से सत्ता में बैठे लोगों का एक हथियार रहा है। हालांकि वो ऊपर से निष्पक्षता का ढोंग करते हैं, लेकिन जो सच में इसके निष्पक्ष होने की उम्मीद करते हैं वो बेवकूफ हैं। तुम सही कह रहे हो, फैंग झेंग ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी एड़ी इतनी चौड़ी हो गई जैसे उनसे आग निकल आएगी, लेकिन अब मैं जीत और भी ज्यादा चाहता हूं। है ये जोश, तुम अभी भी बहुत बच्चे हो मेरे मूर्ख भाई। फैंग युआन की विल को फैंग झेंग के हार ना मानने वाले रवैये के बारे में अच्छे से पता था। वो मन हाई मन ये सोच रहा था, असल में सबसे अच्छा जवाब ये होता कि वो जानबूझकर प्रतिद्वंदी से हार जाता और दूसरे स्थान पर रहता। उससे फैंग झेंग को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ब्लैक हेयर किंगडम के बड़े लोग भी नतीजे से खुश होते। ऐसा नतीजा न सिर्फ ब्लैक हेयर किंगडम की प्रतिभाओं को श्रेष्ठ दिखाता, बल्कि ये किंग की उदारता को भी दिखाता कि वो चाहे किसी भी जाति के हों, प्रतिभाओं को बढ़ावा देते हैं, यहां तक कि एक ह्यूमन गु मास्टर को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन फैंग झेंग पहला स्थान हासिल करना चाहता था। इससे न सिर्फ वो खुद के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा था, बल्कि वो दूसरे हेरी मैन को भी अपना दुश्मन बना रहा था। पहला या दूसरा, क्या फर्क पड़ता है? बस एक पाल की जीत या हार, ये किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट नहीं होता। क्या ये सच में इतना जरूरी था? लेकिन फैंग युआन की विल ये देखकर खुश थी।
फैंग झेंग उसके खिलाफ गहरा पूर्वाग्रह रखता था। सिर्फ बाहरी शक्ति के लगातार दबाव से हाई फैंग झेंग उसके साथ मिलकर काम कर सकता था और हल्के हल्के प्रभावित हो सकता था। और फैंग झेंग द्वारा अभी किया गया चुनाव एक बहुत बड़ी बाधा पैदा करेगा, जो फैंग युआन के ट्रेनिंग प्लान के लिए बहुत फायदेमंद था। इसलिए फैंग युआन की विल ने फैंग झेंग की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का फैसला किया। वो बोला, मैं सिर्फ एक विल हूं, तुम इस सोल पाथ गू वर्म से छुटकारा पाने के बारे में लड़ाई के बाद ही सोच सकते हो। अभी तुम्हारी सोल जख्मी है, इसलिए तुम रिवर स्वॉलोइंग टोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरकार रिवर स्वॉलोइंग टोड को लड़ाई में कमांड देने से तुम्हारी मानसिक ऊर्जा बहुत खर्च होती है। हालांकि तुमने ये ट्रम्प कार्ड खो दिया है, तुम्हारे पास अभी भी जीतने की उम्मीद है। बस अब मेरे इंस्ट्रक्शंस सुनो। फैंग झेंग ने एक दबी हुई आवाज निकाली। हालांकि यूज अच्छा नहीं लग रहा था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो सिर्फ फैंग युआन की विल की बातों पर मौन सहमति दे सकता था। फैंग झेंग को शायद इसका एहसास नहीं था, लेकिन इन दिनों की बातचीत के बाद वो सच में बदलने लगा था। जैसे हाई फैंग युआन लुओपो वैली से बाहर निकला, उसकी विल उसके पास लौट आई। ध्यान से जांचने के बाद जब उस कोई समस्या नहीं मिली, फैंग युआन ने इस विल को अपने मन में प्रवेश करने दिया। उसके मन में अनंत विचार लहरों की तरह हो रहे थे और इस विल को घेर लिया, एक दूसरे के साथ करीब से बातचीत कर रहे थे। बस एक पाल में फैंग युआन को फैंग झेंग की हाल ही की घटनाओं के बारे में पता चल गया। ओह, मेरी विल के निर्देशों के तहत उसने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया और पहला स्थान हासिल किया। काफी अच्छा कर रहा है लगता है, लेकिन इसके साथ उसने पूरे ब्लैक हेयर किंगडम की नाक कटवा दी है। हाँ, इंटरेस्टिंग। प्रतियोगिता जीती, लेकिन उससे भी ज्यादा हार गए। तुम्हारे आने वाले दिन इतने आसान नहीं होंगे मेरे छोटे भाई। लेकिन ये मेरे री एजुकेशन प्लान के लिए बहुत मददगार है ना? इसके अलावा स्टील थ्रेड सिटी में मेरा एक इंतजाम अभी भी बाकी है जो तैयार हो रहा है। फैंग युआन ने अपनी एक और विल कंडेंस की। इसका आकार लौटी हुई विल से कई गुना बड़ा था। फैंग झेंग को सुधारने के लिए विल को सोचना पड़ेगा, जिससे वो लगातार खर्च होगी और फैंग युआन से बार बार रिप्लेनिशमेंट की जरूरत पड़ेगी। तुरंत फैंग युआन ने एक उंगली से आगे इशारा किया। कई रैंक 5 गू वॉर्म्स बाहर उड़े और इस विशाल विल की रक्षा करते हुए ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट की तरफ नीचे उड़ गए। जब वो ब्लैक हेयर कॉन्टिनेंट के ठीक ऊपर पहुंचे, यह विल आगे दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा ब्लैक हेयर किंगडम की राजधानी की तरफ उड़ा, जबकि दूसरा हिस्सा स्टील थ्रेड सिटी की तरफ उड़ा। स्टील थ्रेड सिटी की सिटी लॉर्ड वही महिला हेरी मन थी जो फैंग झेंग का पक्ष लेती थी। फैंग युआन की विल चुपके से उसके मन में घुस गई। एक गू इमॉर्टल के लिए एक गू मास्टर के खिलाफ साजिश रचना आसान था। महिला सिटी लॉर्ड इस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर रही थी, शहर के मामलों का सख्ती से प्रबंधन कर रही थी। यूज फैंग युआन की विल का जरा भी एहसास नहीं था और उस ये भी महसूस नहीं हुआ कि उसका निचला पेट थोड़ा सा सूज गया है। मेरा छुपा हुआ पत्ता चल दिया गया है। आसमान में क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट में फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए अपनी नजर हटा ली। मोर्टल लोगों की किस्मत को कंट्रोल करने का यह एहसास वाकई एक इमोर्टल होने का प्रतीक था। इसका मूल कारण यह था कि गू इमोर्टल्स की शक्ति मॉर्टल्स से कहीं ज्यादा थी। फैंग झेंग के नजरिए को बदलने में हल्की सफलता मिल चुकी है और यह आसानी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैंने अभी तक ब्लड डेटी इमोर्टल गू की रेसिपी डिड्यूस नहीं की है। समस्या अभी भी विजडम गू है। ए फ्लैट फैंग युआन द्वारा अपने इमोर्टल एपर्चर में फ्लोइंग लाइट फ्रूट स्टोर किए हुए कुछ दिन बीत चुके थे। फैंग युआन को विजडम की रोशनी का इस्तेमाल न कर पाने का नुकसान तेजी से महसूस हो रहा था, लेकिन उसके इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी की समस्या अभी भी सुझाने की प्रक्रिया में थी। फैंग युआन ने सोचा, उसका सोल पाथ अटेनमेंट शैडो सेक्ट से बहुत कम था, लेकिन उसने फिर भी एक तरीका सोचा। वो अपनी सोल फाउंडेशन बढ़ा सकता है। ये बुनियादी सिद्धांत पर टिके रहकर बदलावों से निपटना था। अगर उसने अपनी सोल को स्पेक्ट्रल सोल के भयंकर स्टार तक कल्टिवेट कर लिया, तो उसके शरीर में कोई भी सोल पद जाल बेकार हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से फैंग युआन के लिए स्पेक्ट्रल सोल के स्टार तक कल्टिवेट करना भविष्य में बहुत दूर की बात थी। लेकिन फैंग युआन का इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी सिर्फ यंग वूजी के हाथों से गुजरा था, जो सिर्फ एक स्प्लिट सोल था जो मुख्य शरीर से बहुत कमजोर था। इसलिए पिछले कुछ दिनों से फैंग युआन न सिर्फ अपने इमोर्टल एपर्चर का प्रबंधन कर रहा था और हेरी मैन गो इमोर्टल्स को गाइड कर रहा था, बड़ी संख्या में सेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा रहा था, बल्कि वो हर दिन लुओपो वैली में प्रवेश करने के लिए समय भी निकाल रहा था ताकि अपनी सोल को मजबूत कर सके। उसके बाद वो गट्स गू का इस्तेमाल करके सोल को ठीक और शक्तिशाली बनाता था।
डांग माउंटेन और लुओपो वैली वकाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल द्वारा घोषित सोल कल्टिवेशन के 2 पवित्र स्थल थे। 10 दिन भी नहीं बीते थे और फैंग युआन की सोल फाउंडेशन काफी गहरी हो चुकी थी। लेकिन फैंग युआन अभी भी अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में हो सकने वाले जाल को टेस्ट करने के लिए आत्मविश्वासी नहीं था। एक और दिन बीत गया। फैंग युआन लुओपो वैली से बाहर आया और उसने एक इन्फॉर्मेशन पाथ गूवर्म को अपनी तरफ आते देखा। फैंग युआन ने यूज संक्षिप्त में पढ़ा। लंग या लैंड स्पिरिट ने यूज महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। फैंग युआन तुरंत खुश हो गया, मन ही मन सोचते हुए कि आखिरकार वो पाला ही गया। असल में वो भी चुपके से लंग या लैंड स्पिरिट के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद वो एक हेरी मन के रूप में पहले क्लाउड सिटी पहुंच गया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने स्वागत किया, तुम आ गए, यहां आकर बैठो। फैंग युआन अभी बैठा ही था कि लंग या लैंड स्पिरिट ने फिर से कहा, मैंने तुम्हारे सुझाव पर कुछ दिनों तक विचार किया और मुझे लगता है कि ये काफी उचित है। लेकिन अर्थ ट्रेंच को चुनना बहुत सही नहीं है। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन वर्तमान में अर्थ ट्रेंच में गड़बड़ मची हुई है। वहां पहले से कहीं ज्यादा गतिविधि हो रही है। नॉर्दर्न प्लेन्स के कई गू इमॉर्टल्स, चाहे वो राइचस पाथ, डेमोनिक पाथ या अकेले कल्टिवेटर्स हों, वहां घूम रहे हैं। फैंग युआन ने थोड़ा हैरान होने का एक्सप्रेशन दिखाया और जानबूझकर साफ कारण जानते हुए भी पूछा, इसका क्या कारण है? यीटियन माउंटेन पर हुई लड़ाई के कारण हर रीजन की ज़ॉम्बी अलायंस अब एक खोखला ढांचा बन गई है। नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस भी बिना किसी निशान के गायब हो गई, जिससे कई शंकाएं और जांच पड़ताल शुरू हो गईं। ज़ॉम्बी अलायंस के सदस्य लगभग सभी मर चुके लगते हैं। जांच करने वाले गू इमॉर्टल्स कोई जवाब न मिलने पर और भी दिलेरी हो गए। उन्होंने न सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के कल्टिवेशन रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया है, बल्कि उन्होंने अर्थ ट्रेंच पर भी आक्रमण किया है। वही ज़ॉम्बी अलायंस का आखिरी इलाका है। अफवाहों के अनुसार एक राइचस पाथ विजडम पाथ गू इमॉर्टल ने डिड्यूस किया कि नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस का हेडक्वार्टर्स डार्क फ्लो जायंट सिटी अर्थ ट्रेंच में डूबकर गायब हो गया था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने जवाब दिया, तो ये बात थी। फैंग युआन ने समझने वाला लुक दिखाया, अगर ऐसी बात है तो अर्थ ट्रेंच अब एक खतरनाक इलाका है। लगता है मेरा पिछला सुझाव लागू नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए फैंग युआन ने मन ही मन सोचा, लगता है कि हालांकि शैडो सेक्ट ने जानबूझकर ज़ॉम्बी अलायंस की कुर्बानी दी, उन्होंने कुछ रक्षात्मक उपाय भी छोड़ दिए थे, जैसे कि डार्क फ्लो जायंट सिटी का अर्थ ट्रेंच में डूबना। शैडो सेक्ट के तरीकों को देखते हुए, जब वो डार्क फ्लो जायंट सिटी को अर्थ ट्रेंच में डूबा सकते हैं, तो ये शायद बहुत अच्छे से छुपा हुआ होगा। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स के लिए इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, उनकी कोशिशें शायद बेकार ही जाएंगी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने जारी रखा, अर्थ ट्रेंच की स्थिति बहुत जटिल है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। लेकिन तुम्हारा सुझाव अभी भी अच्छा है, मैंने इसे अपनाने का फैसला किया है। वर्तमान में जो स्थान मैंने तय किया है वो भी दास महान भयंकर क्षेत्रों में से एक है, ये वाला। ये कहते हुए लंग या लैंड स्पिरिट ने नक्श पर एक हिस्से की तरफ इशारा किया। फैंग युआन की नज़र लंग या लैंड स्पिरिट की बालों भरी उंगली का पीछा करते हुए नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे दाएं हिस्से तक गई। एक सुपर फोर्स ग्वान ट्राइब के दक्षिण पूर्व में और दूसरे लियू ट्राइब के उत्तर पश्चिम में। फैंग युआन के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि वो मन ही मन खुश हो रहा था। यही है वो। चैप्टर एंड।